हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज हम लोग मापन के 5वें टॉपिक्स एसआई प्रणाली, जो हम लोग मापन की प्रणालियां पढ़े थे उसमें एसआई प्रणाली के यूनिट्स को नहीं डिस्कस किया गया था। तो आज हम लोग एसआई प्रणाली के मात्रकों को डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्रणालियां हम लोगों ने पढ़ी थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। 3 नेशनल प्रणाली, राष्ट्रीय प्रणालियां हम लोगों ने पढ़ी थी। और उन राष्ट्रीय प्रणालियों में हमने ये सीखा था कि उन राष्ट्रीय प्रणालियों में लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को कैसे कैसे नापा जाता है, किन मात्रकों से मापा जाता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे एसआई प्रणाली। आप लोग जानते हो कि एसआई प्रणाली आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है और सभी देन लेन व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रणाली में किए जाते हैं। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में जब हम मापन करते हैं तो किन किन राशियों का किस किस मात्रक से मापन करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एसआई प्रणाली में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं और उनके मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मैं राशियों के वर्गीकरण में भी ये पढ़ा चुका हूं। आप पुरानी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। राशियों के वर्गीकरण में 7 मूल राशियों को बताया गया है। तो एसआई प्रणाली में कितनी मूल राशियां मानी गई हैं? 7 मूल राशियां मानी गई हैं। और इन राशियों के जो मात्रक हैं उनको क्या कहा गया है? मूल मात्रक कहा गया है, जो कि यहां आपको टेबल में दिख जाएगा। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? देखिए, एक होता है, एक लंबाई भौतिक राशि है। ठीक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और इसको संकेत में स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है ना। तो 7 मूल राशियों को देख लीजिए। पहली मूल राशि है लंबाई, इसका मात्रक है, एसआई मात्रक है मीटर और इसका संकेत है एम। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक है किलोग्राम। यानी हम द्रव्यमान को जब हम मापन करेंगे द्रव्यमान का, तो वह किस में करेंगे? किलोग्राम में करेंगे। और इसका जो संकेत होता है, सांकेतिक चिन्ह होता है कि केजी लिखा रहता है। अब जब खरीदने जाते हैं बाजार से कोई सामान, तो आप किलोग्राम का सिंबल देखते होंगे, बटखरे पे लिखा रहता है 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। तो द्रव्यमान हम उसे तौलते हैं किलोग्राम से। तो एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है ताप को हम एसआई प्रणाली में कैसे नापते हैं? तो ताप को हम केल्विन में नापते हैं। इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो कैपिटल के होता है। ताप को किससे नापते हैं? केल्विन में। देखिए, मापने के लिए तो हम सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, लेकिन एसआई प्रणाली में हम किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। ठीक है, बाकी ताप को फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, लेकिन एसआई प्रणाली में किस में मापेंगे? केल्विन में नापेंगे। ठीक है ना। वैद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एसआई प्रणाली में एम्पियर में नापते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। इसको कैपिटल ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यानी ज्योति तीव्रता को जब भी हमको मापना रहता है तो हम उसको कैंडेला में मापन करते हैं उसका। इसका मात्रक जो है कैंडेला होता है। इसको हम सीडी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। फिर अंतिम में आती है पदार्थ की मात्रा। किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम उसके मोल संख्या के हिसाब से मापते हैं। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है? मोल। इसको सांकेतिक चिन्ह में मोल ही लिखते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह MOL मोल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां हो गई जिनका मापन हम एसआई प्रणाली में एसआई मात्रकों के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि सर जी एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां, तो उनके मात्रक 7 मूल मात्रक हो गए। अब इसके अलावा भी एसआई प्रणाली में 2 ऐसे मात्रक दिए गए हैं
ठीक है ना, जो कि मूल मात्रक नहीं है वह पूरक मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। जैसे कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो रेडियन और घन कोण का मात्रक, घन कोण के बारे में हम लोग गॉस लॉ में आगे चल करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग जान लीजिए कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये दो ऐसे मात्रक हैं कि जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। और जो मूल राशियों के मात्रक है ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब बात आती है कि भाई भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, केवल मूल राशियों का ही मापन एसआई प्रणाली में मात्रक दिया गया है तो कर सकते हैं, और कोण को और घन कोण को रेडियन और स्टेरेडियन से हम पूरक मात्रक से मापन कर सकते हैं। तो एसआई प्रणाली में बाकी अन्य राशियों को कैसे मापा जाता है, यह सवाल उठना चाहिए। तो बाकी राशियां जो होती हैं ना, वह इन्हीं मूल राशियों से क्या की जाती हैं? उत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं, इन्हीं राशियों के संबंध से बनी होती हैं। इसी नाते उन राशियों को, बाकी भौतिक राशियों को, इन सातों को छोड़ करके बाकी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों में मूल राशियां ही सम्मिलित होती हैं, तो मूल मात्रों के जो मात्रक सम्मिलित होते हैं उसी से व्युत्पन्न राशियों के नए मात्रक बन जाते हैं, और उनसे हम क्या कर लेते हैं? व्युत्पन्न राशियों का भी मापन कर लेते हैं। यानी मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि को उत्पन्न करते हैं, और व्युत्पन्न राशियों का मापन भी मूल राशियों के मात्रकों के पदों में ही किया जाता है। ठीक है ना, जैसे वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन एक दूरी है, उसका मापन हम किस में कर लेंगे? मीटर में कर लेंगे। और समय क्या है? समय का मापन मूल राशि है, तो दूरी भी मूल राशि है, यानी लंबाई है। विस्थापन एक लंबाई है तो वो भी मूल राशि है, उसका मापन हम मीटर में कर लेंगे। अब बटे जो समय है उसका भी मापन हम मूल राशि है सेकंड में कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम वेग का क्या करें? वेग का मापन करेंगे तो हम मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना मीटर हर सेकंड में वह वस्तु गति कर रही है, विस्थापित हो रही है, वही उसका क्या होगा? वेग होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक 1 सेकंड में 50 मीटर विस्थापित हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, जिसका विस्थापन कितना है? 50 मीटर। तो हम कहेंगे कि 50 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। तो उसमें हम 50 मीटर लंबाई और प्रति सेकंड समय, तो लंबाई और समय यानी मूल मात्रकों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों का भी मापन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम एसआई प्रणाली में किसी भी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं 7 मूल राशियों के मूल मात्रकों से। और या तो मूल राशियों का मापन करना होगा तो हम मूल मात्रकों से कर लेंगे, या व्युत्पन्न राशियों का मापन करना होगा तो हम व्युत्पन्न राशियों का मूल मात्रकों के रूप में मात्रक बना लेंगे और उससे हम उसका मापन कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां दो तरह के, दो भागों में क्यों बांटा गया है। तो देखो, ये अध्ययन की सुविधा के लिए हम राशियों को दो भागों में बांटे हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर मैं कहूं कि खाने वाली चीजें कितने प्रकार की होती हैं, डिश कितने प्रकार का होता है, जो आप लोग चाइनीज डिश, तो मतलब आप कहोगे कि सर ये क्या बात आप कर रहे हैं कि खाने का व्यंजन कितने प्रकार का होता है। ये व्यंजन पहले तो कुछ सर्टेन व्यंजन थे, लेकिन आजकल तो इतने व्यंजन हो गए हैं कि पूछिए मत। तो क्या हम व्यंजन की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में एक से अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें मूल चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूल होती हैं, उन्हीं से वो व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे चीनी, मैदा, सूजी, ठीक है, पानी, ये सब क्या है? मूल है। कोई भी मिठाई बनाई जाएगी तो उसमें चीनी मूल है, बिना चीनी की मिठाई नहीं बनेगी। ठीक है, मैदा, सूजी,
ठीक है, रिफाइन, ये सब मूल है। तो हम मूल क्या कहते हैं कि जिनका प्रयोग करके हम तरह तरह का अन्य चीज बना सके, तो वो मूल होता है। तो उसी तरह से भौतिक राशियों में 7 मूल राशियां हैं। ये समझ लो चीनी, आटा और रिफाइन का काम करती हैं, और इन्हीं से जो है बाकी सभी राशियों को क्या कर दिया जाता है, बनाया जाता है, व्युत्पन्न राशियों को। तो मिला जुला करके बात अब समझ में आ गई होगी कि चीनी, रिफाइन और मैदा और गैस, ये सब चीजें मूल चीजें हैं जो हमको तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए, नमक हो गया, उसमें हम लोग नमकीन व्यंजन भी बना सकते हैं, मीठा व्यंजन भी बना सकते हैं। तो नमक, चीनी, तेल, मसाला, हल्दी, और ये सब मूल आइटम है। तो मूल आइटम तो मूल होता है, उसको अब एक दूसरे से हम चीनी की जगह नमक नहीं डाल सकते हैं। तो वही मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। देखो, मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूल हैं। ये चीनी, नमक, मसाला, ये इसका काम करती हैं। इनका प्रयोग करके बहुत सारा भौतिक राशि बनाई जाती है, बहुत सारी भौतिक राशियां बनाई जाती हैं। जैसे आपको व्यंजन बनाना है तो चीनी, तेल, मसाला, नमक मूल चीजें हैं, उनका प्रयोग करके आप चाहें तो हजारों प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। लेकिन नमक के जगह पर चीनी नहीं डाल सकते, क्योंकि नमक और चीनी दोनों मूल चीज है। चीनी की जगह मसाला नहीं डाल सकते, क्योंकि मसाला भी मूल चीज है। तो मूल राशियां 7 जो हैं, यह इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते। हाँ, इन 7 का प्रयोग करके हम बहुत सारी भौतिक राशियां बनाते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। पिछला चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैं राशियों के वर्गीकरण में मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों को समझाया हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एसआई प्रणाली और उसके मात्रकों को पढ़ रहे थे, तो अब समझ में आ गया होगा। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां मानी गई, और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक दिए गए, उनके सिंबल दिए गए। और इसके अलावा 2 ऐसी राशियां थी, जैसे कोण और घन कोण, जिनके जो मात्रक थे वो बीमाहीन थे। इनके जो मात्रक हैं वो बीमाहीन हैं, यानी नियतांक मात्रक होते थे, इसलिए इनको जो है पूरक मात्रक दे दिया गया। कि यह हुआ कि चलो, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, इनको ना तो हम व्युत्पन्न में रखेंगे ना तो मूल में रखेंगे, क्योंकि इनका जो मात्रक होता है वो बीमाहीन होता है, इस नाते इनको हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो पूरक मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, तीनों चीज समझ में आ गया होगा। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम लोग, 6वां टॉपिक है आपके चैप्टर्स का, मापन का 6वां टॉपिक है यथार्थता और परिशुद्धता। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम मापन करते हैं, क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो जो वास्तविक मान होता है ना, हम कभी गलती कर देते हैं, तो हमारा जो मापन में जो माप करके जो मान लेते हैं उसको मापित मान कहते हैं या प्रेक्षित मान कहते हैं। यानी जो हम नाप करके बताते हैं वह प्रेक्षित मान होता है या मापित मान होता है। मापा गया मान मापित मान होता है। और जो उसका एक्चुअल मान है, ठीक है, जो पहले से फिक्स है कि इतना का छड़, इतनी लंबाई है या इतना वजन है, वह उसका वास्तविक मान होता है। तो कभी कभी अगर मैं आपको मान लीजिए दे दूं 1 कुंटल, 1 किलो, 100 ग्राम, 111 ग्राम, अगर मैं आपको कह दूं कि तौल दीजिए, मैं एक्चुअली जान रहा हूं कि कोई अनाज है वह 1 कुंटल, 1 किलो, 111 ग्राम है। ठीक है ना, कितना है, 1 कुंटल, 1 किलो, ठीक है, 111 ग्राम है। मुझे पता है कि इतनी ही वास्तविक उसका वास्तविक द्रव्यमान इतना है। अगर आपको मैं कहूं कि तौल दीजिए, तो आप तौलेंगे तो हो सकता है कि 111 ग्राम की जगह आप 110 ग्राम कह दें, हो सकता है आप 100 ग्राम कह दें, 10-11 ग्राम कम बता दें या 10-11 ग्राम अधिक बता दें। तो वास्तविक मान उसका कितना था, 1 कुंटल, 1 किलो, 111 ग्राम था, और आप तौले 1 कुंटल, 1 किलो, 112 ग्राम तौल दिए। तो 1 ग्राम का जो अंतर आया है वह आपने गलती की है, वही त्रुटि कहलाती है।
तो वास्तविक मान जो था और जितना आपने मापा उसके बीच का अंतर त्रुटि कहलाती है, और ये अंतर हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी जब मापन करते हैं तो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गलती सबसे हो जाती है और होती है, ठीक है ना। तो यथार्थता क्या है? अब देखिए, अगर वह त्रुटि कम है, जैसे 111 ग्राम की जगह पर अगर आप 112 ग्राम 113 ग्राम कह रहे हैं, तो वह गलती कम है, यानी आपका जो मापित मान है वह वास्तविक मान के एकदम निकट है, केवल 1 ग्राम का अंतर है। लेकिन अगर हम कहें कि आप ये बता रहे हैं कि हम जान रहे हैं और वो वास्तविक मान उसका यह एक कुंटल 1 किलो 111 ग्राम है, और आप कह दिए कि 1 कुंटल 1 किलो 200 ग्राम है, तो फिर मापित मान आप वास्तविक मान से बहुत ज्यादा अंतर पर चला गया, करीब 89 ग्राम का डिफरेंस आ गया, 80 ग्राम मान लीजिए, तो लगभग 80 ग्राम का डिफरेंस, 90 ग्राम का डिफरेंस अगर आप आ जा रहा है, लगभग 89 का डिफरेंस आ जा रहा है, 111 कहाँ 200, तो 89 का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है, या उसको लगभग में 90 मान लीजिए, 90 का डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये 90 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, तो अब डिफरेंस ज्यादा है। जब 1 ग्राम का डिफरेंस था तो यथार्थता, सत्यता ज्यादा थी आपके मान में, आपके कैलकुलेशन में, लेकिन अब क्या है, अब आपका जो मापन है उसमें यथार्थता की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि आपका मापित मान वास्तविक मान से निकट नहीं है, काफी लंबा गैप है, काफी गलती आपने की है, ठीक है। तो यथार्थता क्या बताती है, ठीक है, किसी माप की यथार्थता वह मान होती है, वह मान है, किसी माप की यथार्थता क्या है, वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि के मापन में यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। क्या बताता है? मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। देखो वही ना लिखा गया है कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, ठीक है। अब इसके अलावा परिशुद्धता की बात कर लेते हैं। तो देखो, परिशुद्धता यह बताती है, जबकि परिशुद्धता क्या बताती है, परिशुद्धता यह बताती है कि मापित राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। यानी आप देखो, जब आप मापन करोगे तो छोटे से छोटे सीमा तक अगर मापन करोगे तो आपकी विभेदन सीमा अधिक होगी, यानी बहुत छोटे छोटे भाग को भी आप क्या कर लिए हैं, मापन कर लिए। जैसे मैंने कहा 1 किलो 1 कुंटल 1 किलो 111 ग्राम है, तो यानी 1 ग्राम का मापन हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो 1 ग्राम का मापन हुआ है तो उसकी परिशुद्धता और अच्छी है। अगर हम यही कह देते कि अगर 1 ग्राम का मापन ना आप कर पाए तो क्या करेंगे, तो 1 कुंटल 1 किलो बताएंगे, या बहुत करेंगे तो 111 को 100 ग्राम बता देंगे, यही नहीं करेंगे। 1 ग्राम नहीं माप सकते तो 11 ग्राम कैसे मापोगे, 11 ग्राम कैसे मापोगे। तो अगर 1 ग्राम नापोगे, छोटे छोटे भागों में मापन कर लोगे, तो उसकी सीमा, एक छोटी सीमा तक अगर मापन कर लोगे तो परिशुद्धता क्या आ जाएगी, और अधिक हो जाएगी। यानी आपने 1 ग्राम का बहुत छोटे से छोटे भाग का मापन किया है, तो किस विभेदन सीमा तक मापन किया गया है, यही परिशुद्धता बताती है। यानी किस छोटे से छोटी माप को भी हम माप लिए हैं उसमें, यही उसकी परिशुद्धता है। अगर हम 1 ग्राम को ना नापे, 100 ग्राम को नापे, तो फिर क्या होगा, तो 1 कुंटल 1 किलो और 1100 ग्राम हम बोलेंगे, ठीक है ना। 1 कुंटल 1 किलो 100 ग्राम बोलेंगे, 11 ग्राम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमने 1 ग्राम का मापन नहीं किया है। वही हम अगर 100 ग्राम का भी मापन ना करें, सीधे खाली किलो के बटखरे से मापन करें, तो हम क्या कहेंगे, 1 कुंटल 1 किलो है, उसके बाद थोड़ा सा अधिक होगा, उसका हम मापन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास छोटा बटखरा 100 ग्राम का नहीं है। तो अगर 1 ग्राम का बटखरा होगा तो 111 ग्राम तक तोल सकते हैं। 100 ग्राम का बटखरा होगा छोटा से छोटा तो 1 किलो 100 ग्राम तोल सकते हैं। अगर
छोटा बटखरा नहीं है, केवल 1 किलो का ही बटखरा आपके पास है, तो केवल आप 1 कुंटल 1 किलो बताएंगे, जो बच जाएगा उसको आप बता नहीं सकते। तो परिशुद्धता कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका बटखरा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका बटखरा छोटा होता जाएगा, यानी आप अधिक से अधिक विभेदन सीमा तक छोटे से छोटे भाग का अगर आप मापन कर लेंगे तो उस मापन की परिशुद्धता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शुद्ध माप हो जाएगी जी, उसमें गलती बहुत कम होगी। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उससे भी छोटी माप संभव है, माप सकते हो, तो क्यों नहीं मापे। तो ग्राम को भी 1000 भाग में तोड़ते हैं तो मिलीग्राम, mg जिसको दवा दिया जाता है उस पर लिखा रहता है इतना मिलीग्राम, ठीक है ना, तो ग्राम को भी 1000वें भाग तक तोला जा सकता है। तो उतना अगर 1000वें भाग ग्राम को भी तौल देंगे तो फिर परिशुद्धता और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो परिशुद्धता क्या है कि दशमलव के कितने अंकों तक किसी राशि का मापन किया गया है, ठीक है। तो यथार्थता और परिशुद्धता एक बार और देख लीजिए। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है, यथार्थता बताती है, ठीक है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान, राशि के मापन में जो मापित मान आया है वह वास्तविक मान के कितना निकट है, ठीक है ना, मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। जबकि परिशुद्धता क्या बताती है, परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक या दशमलव के कितने अधिक अंकों तक मापी गई है। दशमलव के जितने अधिक अंकों तक मापी जाएगी भौतिक राशि, उसकी परिशुद्धता उतनी अधिक होगी, और मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होगा उस मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो यथार्थता में हमको क्या करना है, मापित मान और वास्तविक मान के कितना निकट है यह देखना है। परिशुद्धता में हमको यह देखना है कि मापी गई राशि कितने छोटे छोटे भागों तक मापी गई है, ठीक है ना, यानी दशमलव के कितने भागों तक मापी गई है। 1 किलो का 1000वां भाग 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम नापा गया है तो उसकी परिशुद्धता ग्राम तक है, अच्छी है। लेकिन उससे भी अगर और ज्यादा परिशुद्ध मापन करना है तो फिर 1 ग्राम का भी 1000वां भाग का मापन आप कर लीजिए और वह मिलीग्राम में मापन कर लीजिए, तो और मापन क्या हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको परिशुद्धता और यथार्थता समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए वास्तविक मान आपका, वास्तविक मान आपका 9.8 है जी का, किसका, जी का, गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जी का मापित मान क्या ला दें, 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ला दें, तो कितने का अंतर आ रहा है, 0.1 का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर जी का मापित मान क्या ला दें, 9.6 ला दें, तो अब अंतर कितने का आ रहा है, 9.8 और 9.6 में 0.2 का अंतर आ रहा है। तो ये वाला अंतर ये वाले अंतर से क्या है, कम है। तो यानी ये जो मापन हुआ है पहला वाला मापन, ये जो दूसरा वाला मापन है, तो पहला वाला मापन जो हुआ है इसमें जी का मान केवल 1 पॉइंट अधिक था, ठीक है ना। तो यह वास्तविक मान के क्या था, 0.1 की दूरी पर था, यानी ये 0.1 की दूरी पर था, जबकि दूसरा मापित मान जो है 9.6 इससे 0.2 कम था, यानी 0.2 की दूरी पर था। तो निकट शुद्धता नंबर 2 के मापित मान की परिशुद्धता से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि परिशुद्धता को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, जितना निकट होगा उसकी परिशुद्धता नहीं जी, यथार्थता, ठीक है। यथार्थता जो है, यथार्थता तो यहां पर जो है मापित मान, जी का मापित मान
पहले मापन में कितना आया है 9.9। जी का मापित मान दूसरे मापन में कितना आया है 9.6 आया है। तो जी का और जी का वास्तविक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहले मापन में 9.8 और 9.9 में 0.1 का अंतर है, ठीक है। यानी ये जो पहली बार मापन किया गया है इसका जो मापित मान है 0.1 दूरी पर है वास्तविक मान से, जबकि दूसरे बार जो मापन किया गया है इसका जो मापित मान है 9.6 या 9.8 यानी वास्तविक मान से 0.2 की दूरी पर है। तो ये 0.1 की दूरी पर है पहला मापन में जो मान आया है, दूसरे मापन में जो मापित मान आया है 0.2 की दूरी पर है। तो पहला वाला कम दूरी पर है यानी निकट है, और दूसरा वाला क्या है ज्यादा दूरी पर है यानी यह ज्यादा निकट नहीं है। तो पहला वाला निकट है तो इसकी यथार्थता, क्योंकि यह निकट है और यथार्थता कौन बताता है, यथार्थता निकट ही तो बताती है कि कितना निकट है मापित मान वास्तविक मान से। तो पहले मापन की यथार्थता दूसरे मापन की यथार्थता से अधिक है। क्यों? क्योंकि पहले मापन में जो मापित मान आया था वह वास्तविक मान के ज्यादा निकट था, तो ज्यादा निकट था तो ज्यादा यथार्थ था, और यह उतना निकट नहीं था, यह थोड़ा सा 0.2 की दूरी पर हो गया था, तो इसकी यथार्थता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया? तो जो मापित मान वास्तविक मान के निकट होगा वह यथार्थ होगा, और जो दूर होगा वह उतना यथार्थ नहीं होगा। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई यथार्थता। अब आते हैं हम लोग परिशुद्धता के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि परिशुद्धता का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे कोई राशि है हमको तौलना है, तो अगर हम मान लीजिए वह राशि हम तौल रहे हैं एक 100 किलो 100.2 किलो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 100 किलो और 200 ग्राम, 100.2 किलो का मतलब हो गया 100 किलो और 200 ग्राम। तो यह 200 ग्राम है, 0.2 लगा दिए, लेकिन यही 100 किलो 0.21 लिख दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 किलो 210 ग्राम। और यही अगर हम ऐसे लिख दें 100 किलो 213 केजी, इसका मतलब कि 100 किलो 213 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 ग्राम का एक एक डिजिट बता रहा है, यानी 100 ग्राम जब होगा तब ये बढ़ेगा। जब 200 ग्राम बता रहा है, एक ही अंक है, तो जब 300 ग्राम होगा तब ना यह फिर 3 होगा। तो 200 और 300 के बीच में अगर कोई अंक रहेगा तो यह नहीं बताएगा, नहीं ना बताएगा। लेकिन यह क्या है, यह 2 अंकों तक बता रहा है, यानी यह बता रहा है 100 किलो 21 ग्राम, यानी यह क्या करेगा 100 किलो 210 ग्राम बता रहा है, यानी ये 10 ग्राम तौल रहा है। जैसे ही ये 100 ग्राम तौल रहा था कि 100 किलो 200 था, जब 3 एक ही अंक था, तो जब ये 300 होता तो यहाँ 3 लिखते, 400 होता तो 4 लिखते, तो 100 ग्राम पर ये एक एक अंक बता रहा है ना। तो ये 100 ग्राम के बीच का जो अंक है वह गलत बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 100 किलो 200 ग्राम की जगह 250 या 40 ग्राम है, तो यहाँ 40 ग्राम नहीं बता रहा है, 40 ग्राम ज्यादा त्रुटि है इसमें। यहां पर क्या है कि 100 किलो 210 ग्राम बता रहा है, यानी यह 10 ग्राम का मापन कर ले रहा है। तो यह 210 ग्राम बता रहा है, इसका मतलब ये 10 ग्राम का मापन कर ले रहा है। यहां अगर 2 किलो 220 ग्राम रहता तो 2 लिखा था, लेकिन यह तो 1 ग्राम का मापन कर रहा है, कह रहा है कि 210 3 13 है, यानी इसके बाद का भी 1 ग्राम का मापन कर ले रहा है। 14 रहता तो 14 लिखते, तो 1 ग्राम बढ़ने पर यह मापन कर रहा है, जबकि ये कितना बढ़ने पर मापन कर रहा है 10 ग्राम बढ़ने पर मापन कर रहा है, जबकि ये कितना कर रहा है 100 ग्राम बढ़ने पर मापन कर रहा है। तो गलती किसमें ज्यादा होगी,
पहले वाले में गलती ज्यादा होगी क्योंकि ये 100 ग्राम बढ़ रहा है तभी ये मापन कर रहा है। ये दूसरे वाले में गलती थोड़ा कम होगी क्योंकि यह 10-10 ग्राम बढ़ने पर अपना अंक बदल रहा है, तो यह 10 ग्राम के बीच में अगर कुछ अंक रहेगा तो वह उतना गलती कर सकता है। लेकिन यह तो 1-1 ग्राम तोल रहा है, तो यह इससे ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम की गलती हो सकती है, इससे ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम की गलती हो सकती है, इससे 10-10 ग्राम तोल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम की गलती हो सकती है, इससे कितने, केवल 1 ग्राम की गलती हो सकती है। तो अब शुद्ध कौन मापन है? यही ना शुद्ध है, सबसे लास्ट वाला। तो क्यों शुद्ध है? क्योंकि इसमें 1-1 ग्राम यानी बहुत अल्प विभेदन सीमा तक क्या किया गया है, मापन किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए फिर ध्यान से कि मापन की किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि जो मान है या मापन में जो मापन किया गया है वह किस विभेदन सीमा तक किया गया है, दशमलव के कितने अंकों तक किया गया है, यानी कितने छोटे से छोटे भाग का मापन किया गया है। इसमें क्या किया गया था, केवल छोटा से छोटा मापन किसका किया गया था, 100 ग्राम का मापन किया गया था। इसमें छोटा से छोटा मापन 10-10 ग्राम का किया गया था। इसमें छोटा से छोटा मापन 1-1 ग्राम का किया गया था। तो परिशुद्धता किसकी ज्यादा होगी, सबसे नीचे वाले की परिशुद्धता। ये सबसे परिशुद्ध यानी शुद्ध मापन यही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1-1 ग्राम का मापन किया जा रहा है। तो परिशुद्धता में हम ये देखते हैं कि मापन दशमलव के कितने ज्यादा अंकों तक किया गया है, यानी किस विभेदन सीमा, किस छोटी से छोटी सीमा तक मापन किया गया है, वह उसकी मापन की परिशुद्धता होती है भौतिक राशि की। ठीक है ना, तो अब तो यथार्थता और परिशुद्धता आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं, अगला जो है त्रुटि। क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रुटि। तो देखो त्रुटि जो है गलती, यार सभी इंसान से गलती होती है, सबसे गलती होती है, ठीक है ना। तो मापन में भी त्रुटि हो सकती है, मापन में त्रुटि हो सकती है। और त्रुटि तो जीवन में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन हम उन सभी त्रुटियों का नहीं, हम यहाँ मापन में त्रुटियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं या हो सकती हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि त्रुटि क्या है। ठीक है ना, तो किसी माप में जो है अनिश्चितता, ठीक है ना, तो हम त्रुटि कहते हैं। या ये कह लीजिए कि किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। ठीक है ना, जैसे वास्तविक मान कुछ 100 मीटर है और आप 100.1 मीटर निकाल दिए, तो 0.1 का आपका जो अंतर आया है वो वही ना गलती कहलाएगा। तो आप त्रुटि को दो तरीके से कह सकते हैं कि किसी माप में अनिश्चितता, तो अब जो 0.1 मीटर है वह निश्चित नहीं है कि वह ज्यादा है कि नहीं है, उसमें आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हो, है तो वो 100 माप रहे हो कि 100.1, तो वो जो 0.1 है वो अनिश्चित अंक है, वो निश्चित नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपसे टाइटली पूछा जाए कि 100 है कि 101 है, कैसे ही बताओ, तो कहोगे कि सर 100.1 है कि 100 है, तो आप कहोगे कि सर वो 100 ही मान लीजिए। तो आप जो 0.1 अधिक मापे हो उसको आप कह रहे हो कि 100 ही मान लीजिए, तो 0.1 मापन क्यों किए हो भाई। हो सकता है आप 100 है तो 100.1 ना माप करके 99.9 नाप लो, ये भी तो हो सकता है। तो 0.1 कभी कम हो जाता है मापन में, कभी अधिक हो जाता है। तो मापित मान जो है वास्तविक मान से अलग जब आ जाता है, तो जितना अलग आता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कोई भौतिक राशि की लंबाई, मान लीजिए लंबाई है उसका जो है लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और कोई लड़का उसको 100 की जगह 101 सेंटीमीटर नाप दिया, तो 1 सेंटीमीटर की ही तो गलती किया। तो 100 सेंटीमीटर वास्तविक मान था और 101 सेंटीमीटर जो था वो मापित मान था, तो दोनों का अंतर कितने का था, 1 सेंटीमीटर का था। तो उसकी त्रुटि यानी गलती कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की गलती होगी। तो यही कह रहा है कि त्रुटि क्या है, तो किसी भौतिक राशि के मापन में
वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। इसको निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। आगे चल करके निरपेक्ष त्रुटि का यही डेफिनेशन फिर से लिखाया जाएगा निरपेक्ष त्रुटि में, ठीक है ना। या अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी माप में अनिश्चितता, ठीक है ना, को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जब कोई आप गलती करेंगे तो आप निश्चित नहीं हो पाएंगे कि वह 100 है कि 101 है। तो जब आप निश्चित नहीं हो पाएंगे तो जितना अनिश्चितता है वही एक पॉइंट, चाहे एक की अनिश्चितता जो है वही क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। अगर कोई चीज 100 सेंटीमीटर है उसको आप 101 सेंटीमीटर नाप लिए हो तो आपसे पूछा जाएगा कि 100 है कि 101 है, उसमें तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप नापे तो हो 101 लेकिन रियल डाटा उसका जो है 100 सेंटीमीटर बता रहा है। तो अनिश्चित हो गया कि भाई ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वह 100 ही है कि 101 है। तो यहाँ जो एक का अनिश्चितता का अंक आ गया, एक का 1 सेंटीमीटर अनिश्चित है, तो वह अनिश्चितता ही क्या है, त्रुटि है, गलती है, ठीक है ना। तो किसी माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, वास्तविक मान या मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब बात आता है कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो देखो त्रुटि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की त्रुटि होती है। पहला तो आपका आ जाता है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटियां। त्रुटियों को 2 भागों में बांटा गया है, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध क्या होती हैं, जो किसी माप में नियमित रूप से आती हैं, यानी हरदम बार बार लगातार नियमित रूप से आती हैं, लगातार क्रम, एक निश्चित क्रम से लगातार आती हैं। जैसे आप मापन शुरू करोगे वह त्रुटियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है ना। यानी क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, ऐसी त्रुटियां जो किसी मापन में निश्चित रूप से आती हैं और क्रमबद्ध रूप से आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। यानी ये एकदम क्रम से, सीक्वेंस से और एकदम निश्चित तौर पर आएंगी। जब भी आप मापन करना शुरू करेंगे तो ये निश्चित तौर पर क्रमबद्ध तरीके से क्या होंगी, ये त्रुटियां शुरू हो जाएंगी होनी। इन्हीं त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं किसे, कि जो मापन में, ठीक है ना, आती हैं कभी कभी, रैंडम एरर इसको बोला जाता है, यादृच्छिक को रैंडम एरर। ये हमेशा नहीं आती, कभी कभी आ जाती हैं और इनके स्रोत का पता भी नहीं चलता है। यानी इनके यादृच्छिक त्रुटियों के स्रोत का पता नहीं चलता कि भाई किस कारण से ये त्रुटियां आई हैं। तो इसी नाते इसे आकस्मिक त्रुटि भी बोलते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या है, वे त्रुटियां जो किसी मापन में कभी कभी आती हैं और जिनके स्रोत का पता नहीं चलता है, जिनके स्रोत का पता नहीं चलता है कि भाई कहां से कैसे ये गलती हो गई। तो ऐसी त्रुटियां क्या कहलाती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। और चूंकि ये अचानक आती हैं, इनका हमको पता नहीं चल पाता है, इस नाते इनको यादृच्छिक त्रुटियों को आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, ऐसी त्रुटियां जो किसी माप में नियमित रूप से हमेशा, मतलब ये नहीं कि पहली बार माप कर रहे हैं तो आ गई तो दूसरी बार नहीं आएंगे, दूसरी बार भी आएंगे, तीसरी बार मापन करेंगे तीसरी बार भी आएंगे, चौथी बार मापन करेंगे चौथी बार भी आएंगे। यानी नियमित तौर पर मापन में आने वाली त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और इनका एक क्रम होता है। क्रमबद्ध त्रुटियों का 3 स्रोत होता है, यानी 3 जगहों से ये त्रुटियां हो सकती हैं और आती हैं। तो सबसे पहला स्रोत तो इसका होता है यंत्रगत त्रुटि। तो जब हम मापन करने जाते हैं तो जो हम यंत्र यूज करते हैं वह यंत्र ही पहली त्रुटि करता है। अब कहेंगे कि सर जी यंत्र कैसे त्रुटि करेगा। देखो यंत्र जब बनाया जाता है तो उसमें अगर कमी है यंत्र में, तो जब आप मापन करोगे तो वह गलत रीडिंग देगा, ठीक है ना। अब कहेंगे कि मापन यंत्र में क्या क्या कमी हो सकती है, तो यंत्रगत त्रुटि, देखो
क्रमबद्ध त्रुटि में पहला है यंत्रगत त्रुटियां, इसका स्रोत है, मैं बता रहा हूं यंत्र से त्रुटियां होती हैं तो उन्हें हम यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। तो यंत्रगत त्रुटियां में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं? देखो, अगर यंत्र है तो जाहिर सी बात है कि यंत्र में 3-4 चीजें होती हैं। एक तो उसका जो है, यदि अपर्याप्त अभिकल्पना है, जो यंत्र बनाया गया है उस पर जो छोटे छोटे खाने हैं अगर वह अपर्याप्त हैं, मान लो हमको छोटी सी कोई दूरी नापना है और हम कोई ऐसा मापक यंत्र ले लिए कि जिसमें बड़े बड़े खाने हैं, छोटे खाने है ही नहीं है, तो उससे हम उसका मापन करेंगे तो छोटी वस्तु का मापन सही नहीं हो पाएगा। तो यंत्र तो लगाएंगे लेकिन गलती वही यंत्र के कारण हो जाएगी, क्योंकि वह छोटी दूरी को नहीं माप सकता, बड़ी को माप सकता है, क्योंकि उसका जो है त्रुटिपूर्ण अभिकल्पना, जिसे अपर्याप्त अभिकल्पना, उसकी अभिकल्पना बड़े चीजों को मापने के लिए की गई है और हम उससे छोटी वस्तुएं नापना चाहते हैं, तो वहां पर यंत्र के कारण गलती हो जाएगी, हम उससे नाप नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम आपको 1 फीट का डंडा काट करके दे दें, उसके बीच में सेंटीमीटर मिलीमीटर का कोई खाना ना हो, और हम कहें कि 15 सेंटीमीटर का कोई एक वस्तु दे दें, हम कहें नाप करके बताओ, तो आप नापोगे तो एक डंडे से मापोगे तो सेंटीमीटर कैसे नाप लोगे? तो गलती होगी ना। या हम कोई ऐसी लंबाई दे दें कि जो 5 फुट 8 सेंटीमीटर हो, तो 5 फुट तो डंडवा से नाप लेंगे, 8 सेंटीमीटर वो कैसे नापेंगे? उस पर तो सेंटीमीटर का खाना है ये नहीं है। तो अगर वो खाना होता तो हम नाप लेते। तो अपर्याप्त अभिकल्पना क्या होती है कि हमको जिसका मापन करना है उसको मापने के लिए अगर हम वो यंत्र यूज कर रहे हैं जिस पर उस मापन के दृष्टिकोण से अपर्याप्त अभिकल्पना है, यानी छोटे से छोटी मापन नहीं कर सकता है, बड़ा से बड़ा मापन कर रहा है वो, तो उसको बोला जाता है अपर्याप्त अभिकल्पना। यानी 5 फुट 16 सेंटीमीटर को मापने के लिए आपको ऐसे यंत्र की जरूरत होगी कि जो 1-1 सेंटीमीटर को माप सकता है, जिसकी अभिकल्पना 1 सेंटीमीटर मापने के लिए की गई हो, ना कि 1 फुट नापने के लिए अभिकल्पित यंत्र से हम उसका मापन सही तरीके से करते हैं। तो अपर्याप्त अभिकल्पना का मतलब समझ गए ना, कि हमको जितना छोटा नापना है, कम से कम जिससे नाप रहे हैं उतना छोटा उस पर खाना होना चाहिए, उतनी अभिकल्पना, उतना कल्पना करके कि हमको इतना नापना है, तो इतनी कल्पना करके वो उस मापक यंत्र को बनाना पड़ेगा या उस मापक यंत्र का यूज करना पड़ेगा जिस पर वो पर्याप्त अभिकल्पना का खाना उपलब्ध हो। ठीक है ना। तो अपर्याप्त अभिकल्पना के कारण यंत्रगत त्रुटि हो सकती है। दूसरा होता है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण अंशांकन। जो खाना बनाया जाता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, किसी कंपनी कारखाने में मीटर बनाया जा रहा है मान लीजिए, तो मीटर पर बराबर दूरी पर मिलीमीटर के चिन्हे लगते हैं। ठीक है, अगर वो चिन्ह कहीं कोई थोड़ा सा मोटा हो गया और कहीं कोई थोड़ा सा पतला हो गया, दो चिन्हों का गैप कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, यानी कहीं पर मतलब 1 मिलीमीटर चौड़ा है, वहीं दूसरी जगह पर 1 मिलीमीटर पतला दिखा रहा है, तो यंत्र की इस गड़बड़ी को हम कहते हैं त्रुटिपूर्ण अंशांकन। यानी अंशांकन यानी छोटे छोटे भागों में जो हम उसको अंशांकित किए हैं, तोड़े हैं, वही गलत है। छोटे छोटे भाग में हम बराबर भागों में तोड़ना चाहिए था, तो कहीं ज्यादा कर दिए कहीं कम कर दिए, तो उससे अगर हम मापन करेंगे, तो अगर यंत्र में त्रुटिपूर्ण अंशांकन है तो अगर उससे मापन करेंगे तो मापन में भी गलती आएगी। अगर यंत्र की अभिकल्पना पर्याप्त नहीं है तो भी मापन में गलती आएगी। तो अगर अंशांकन त्रुटिपूर्ण है, गलत ढंग से उसका खाना बनाया गया है छोटा बड़ा, तो भी गलती आएगी। और तीसरा होता है शून्यांक त्रुटि, इसमें यंत्र में ही होता है। कभी कभी देखते हैं आप फीता खरीदने जाइएगा तो उसमें शून्य का अंक जो होता है फीते के कुछ बाद से शुरू होता है, तो शून्य का अंक जब बाद से शुरू होगा और नापना आप फीता लगा के फीता शुरू से लगा देंगे, तो जितना वो बाद से शुरू होगा उतनी दूरी को तो आप नहीं नापेंगे ना। तो ऐसे शून्यांक त्रुटि भी मापक यंत्र से हो जाती है। शून्य का अंक अगर थोड़ा सा हिल डुल गया है, ठीक है, उसका स्थान, तो उसमें हम लोग शून्यांक त्रुटि कर देते हैं मापन में। तो मापक यंत्र में
अपर्याप्त अभिकल्पना है तो गलती होगी, त्रुटिपूर्ण अंशांकन है तो गलती होगी, शून्यांक त्रुटि भी होगी शून्य के आगे पीछे सरक जाने से, और पिक्षक त्रुटि भी होती है, ठीक है ना। तो 4-5 तरीके की त्रुटियां यंत्र के कारण हो जाती हैं मापन में। तो ऐसी त्रुटियां जो यंत्र के कारण या यंत्र की कमी के कारण या यंत्र के दोष के कारण मापन में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। समझ में आ गया। तो यंत्रगत त्रुटियां किसके अंतर्गत आती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत यंत्रगत त्रुटियां आती हैं। तो यंत्र के कारण जो त्रुटि होती है मापन में, उसे हम यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। यंत्रगत त्रुटि किसके अंतर्गत आती है, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है। अब क्रमबद्ध त्रुटि में सबसे पहले क्रम में किसके कारण त्रुटि होती है, यंत्र के कारण त्रुटि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अब बात आती है कि यंत्रगत त्रुटि के अलावा क्रमबद्ध तरीके से और कौन सी त्रुटियां आ सकती हैं। तो देखिए, दूसरी त्रुटि, पहला तो त्रुटि यंत्र अगर गड़बड़ है तो त्रुटि हो जाएगी। दूसरी की त्रुटि जो है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, जो उसको मापने जा रहा है अगर उसको यही नहीं पता है कि कैसे मापन करना है, या उस यंत्र को चलाने की टेक्निक उसको नहीं पता है, तकनीकी नॉलेज नहीं है, उसकी कार्यविधि नहीं पता है कि कैसे यंत्र से हमको मापना है, तो फिर क्या करेगा, वो मापन में गलती करेगा। तो दूसरी गलती जो होगी क्रमबद्ध त्रुटि में, वह तकनीकी प्रायोगिक तकनीक के कमी के कारण या कार्यविधि में अपूर्ण व्यक्ति होगा, तो उसी के कारण जो है यह गलती, दूसरी गलती क्रमबद्ध त्रुटि में आ जाएगी, ठीक है ना। तीसरी गलती होती है इसमें व्यक्तिगत त्रुटियां। अब कभी कभी जो होता है कि कुछ मापन करने वाले लोग लापरवाही कर बैठते हैं, या कहते हैं चलो यार एक का पॉइंट ज्यादा है, छोड़ दो, जाने दो। तो छोड़ देने वाली बात नहीं है, मापन उन तक गलत हो गया, ठीक है। तो जो लापरवाही से, जैसे जो प्रेक्षक है वो अगर लापरवाही से गलती कर रहा है, जानबूझ के गलती कर रहा है, या कोई ऐसी गलती हो गई कि जो वह देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो ऐसी गलती को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में 3 तरह की त्रुटियां शामिल होती हैं। पहली त्रुटि यंत्र के कारण आती है, जिसे हम यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। दूसरी त्रुटि प्रायोगिक तकनीक और कार्यविधि में अपूर्णता के कारण आती है, यानी जो मापन कर रहा है उसके पास टेक्निक नहीं है, जानकारी नहीं है, गलती कर दे रहा है। तीसरी तकनीक जानबूझ करके जो गलती करता है वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है, ठीक है। या अनजान में भी जो गलती करता है वो भी व्यक्तिगत त्रुटि के ही श्रेणी में आता है, कोई चीज नहीं जान पाया, गलत वो हो गया। तो लेकिन कभी कभी इसमें ज्यादातर लोग जानबूझ करके लापरवाही करके गलतियां कर देते हैं, तो उसको व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर बोला जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना, तो क्या करते हैं लोग, मान लीजिए आप दाल खरीदने गए या चावल चीनी कुछ भी खरीदने गए, तो आपको 2 किलो चाहिए, तो वह 1-1 ग्राम बताता है, जो इलेक्ट्रिक कांटा आजकल का है वो 1-1 ग्राम बताता है। तो उनको 1 किलो देना है तो 1000 ग्राम देना है, लेकिन वो 1 ग्राम अगर ज्यादा है तो वो निकालते नहीं है, कहते हैं चलो यार 1 ग्राम ज्यादा है दे देते हैं। तो जो 1 ग्राम की वह जानबूझ करके गलती की है ना, वह उनकी व्यक्तिगत त्रुटि है, वह दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, केवल वही व्यक्ति लापरवाही किया है। दूसरा आएगा तो 1000 ग्राम तौलेगा, या हो सकता है कि दूसरा 2-4 ग्राम और ज्यादा दे दे। तो व्यक्तिगत त्रुटि उस व्यक्ति विशेष के कारण से होती है, वह व्यक्ति हटेगा तो व्यक्तिगत त्रुटि हट जाएगी, या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत त्रुटियां समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग त्रुटि पढ़ लिए। किसी माप में अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं, या किसी मापन में मापित मान और वास्तविक मान के अंदर को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, ऐसी त्रुटियां जो किसी माप में लगातार आती हैं और नियमित आती हैं,
ठीक है, वो क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। ये एकदम निश्चित तौर पर आएंगी ही आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इनके स्रोत का ज्ञान भी होता है कि कहां से आ रही है, यह पता भी हमको रहता है कि भाई यंत्र के कारण भी आएंगी, प्रायोगिक तकनीकी के कारण भी गलती आएगी, और कभी कभी पर्सनल एरर भी आ जाती है, कभी कभी व्यक्तिगत त्रुटि भी आ जाती है। तो इनके स्रोत का ज्ञान है और ये भी कन्फर्म है कि ये मापन में आएंगी, नियमित तौर पर आएंगी, इसी नाते इनको क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जबकि यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का हमको पता नहीं चल पाता है। ये मौसम में, वातावरण में या किसी भी परिवर्तन के कारण अचानक ये त्रुटियां हो जाती हैं, इनका स्रोत हम नहीं जान पाते कि किस कारण से ये गलतियां हुई हैं, और ये हमेशा नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं। तो इसी नाते इनको रैंडम एरर यानी यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।